बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डायस पर बैठे हुए सारे महानुभाव, यहाँ पर आए हुए सारे लोग, सबको मेरा नमस्कार। मैं पहली बात तो सिटीजन्स लीगल एकेडमी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एकेडमी बनाई और इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं लोगों को अपने हक के बारे में एजुकेट करने का, लोगों को कानून के बारे में समझ बढ़ाने का। ये बहुत अहम काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मैं आज न्यायिक व्यवस्था की बात करूंगा। देखिए, हमारी न्यायपालिका के दो बड़े काम हैं, दो बड़े दायित्व दिए गए हैं उसको। पहला तो ये कि जो विवाद होते हैं उनको सुलझाना, उनका फैसला करना, चाहे वो इंडिविजुअल्स में विवाद हों, चाहे राज्यों में विवाद हों, उनका फैसला करना उनका पहला काम है। लेकिन दूसरा काम जो उससे भी ज़्यादा अहम है कई तरीके से, वो ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना, हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करना, हमारे जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जिनको भी सरकार से स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इन सब की रक्षा करना और इनको स्वतंत्र बना कर रखना, हमारे देश में कानून का राज चलता रहे उसकी हिफाजत करना और संविधान की हिफाजत करना, ये सब हमारी न्यायपालिका, कम से कम उच्च और उच्चतम न्यायालय को ये काम हमारे संविधान ने सौंपा है। अब अगर हम ये सवाल पूछें, थोड़ा सा एको हो रहा है, थोड़ा कम वॉल्यूम कम कर दीजिए शायद। अगर हम ये सवाल पूछें कि किस हद तक हमारी न्यायपालिका हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझा पा रही है, उस पर फैसला समय पर दे पा रही है, सही फैसला दे पा रही है, अगर हम ये सवाल पूछें कि कितने लोगों को हमारी न्यायिक व्यवस्था से न्याय मिल पा रहा है, तो उसका ईमानदार जवाब होगा बहुत ही कम, शायद 10% को भी नहीं मिल पा रहा। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो आम आदमी है उसके पास तो वकील को फीस देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, वो तो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर सकता, और अगर उसके खिलाफ कोई झूठा आरोप पुलिस लगा दे तो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, वो तो बस लाचार होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। और इसी वजह से आज अधिकतर लोग जो जेल में हैं वो कॉन्विक्ट्स नहीं हैं, उनके खिलाफ कोई जुर्म पाया नहीं गया है, आरोपी हो सकते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या ट्रायल चल रहा है, उनको दोषी करार नहीं दिया गया है, लेकिन उनके पास बेल लेने का भी कोई साधन नहीं है, इस वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आप न्यायपालिका में प्रवेश भी कर सकते हैं तो आपके केस को तारीख पर तारीख मिलती रहती है, फैसला नहीं होता, बहुत साल बाद जाके फैसला होता भी है तो फिर अपील में सालों निकल जाते हैं, और जब आखिर में फैसला होता भी है तो इतनी देर हो चुकी होती है
और कई बार उसके बाद भी गलत फैसला हो जाता है। और गलत फैसला इसलिए होता है, कभी इसलिए होता है कि जज नासमझ है, और कभी इसलिए होता है कि जज भ्रष्ट है, बेईमान है। और तो ये तो आम आदमी को न्याय कितना मिल पा रहा है उसकी बात हुई। लेकिन अगर हम दूसरा सवाल पूछें कि किस हद तक हमारी न्यायिक व्यवस्था हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, हमारे जो संविधान में स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उनकी रक्षा कर रही है, हमारे लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, किस हद तक कर पा रही है, कर रही है, तो उसका भी ईमानदार जवाब होगा करीब करीब बिल्कुल नहीं। और उसका उदाहरण साफ है। देखिए, आज दिल्ली के बाहर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? एमएसपी की मांग कर रहे हैं और दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका गया है। उनको रोकने के लिए लंबे लंबे बड़े बड़े कील ठोक दिए गए हैं सड़कों पर, कांटीले तारें लगा दी गई हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के बैरियर्स इरेक्ट कर दिए गए हैं, कंटेनर्स रख दिए गए हैं कि वो दिल्ली ना जा सके। ये तो उनका मौलिक अधिकार है कि वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट कर सके, लेकिन उनके मौलिक अधिकार, उनको वो एमएसपी मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि उनकी फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्वामीनाथन आयोग ने रेकमेंड किया, जिनको अभी अभी सरकार ने भारत रत्न दिया, वो उनको मिले। ये मांग मोदी साहब ने भी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे इसका पुरजोर इसकी वकालत करी थी, लेकिन आज ये सरकार वो मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ मांग ही पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन किसानों को दिल्ली जाने के लिए भी इजाज़त नहीं देती। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, उनके ऊपर रबर बुलेट्स, उनके ऊपर पैलेट गन्स सब बरसाए जा रहे हैं। अब हर तरह से मौलिक अधिकारों का हनन, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कानून के राज को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं अभी तक न्यायपालिका ने इसको रोकने के लिए, सरकार को रोकने के लिए और उनके मौलिक अधिकारों को हासिल कराने के लिए ऐसी कोई पहल नहीं करी है। जहां देखें हम, भीमा कोरेगांव में 6 साल से जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। उनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, बेल नहीं दी जा रही। ये कहाँ का न्याय है कि आप उन लोगों को जिनको किसी ने भी दोषी नहीं ठहराया है, सिर्फ पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया है, उनको 6-6 साल तक जेल में रखें, ट्रायल भी ना शुरू करें। कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने झूठे आरोप लगा दिए, 20-20 साल तक जेल में रहे और आखिर में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, लेकिन उनके 20 साल नष्ट हो गए। ये किसकी गलती है? पुलिस की तो है ही है, सरकार की तो है ही है, जिन्होंने झूठे आरोप लगाए और उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था की भी गलती है, कमज़ोरी है कि इस न्यायिक व्यवस्था ने उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करी। उनके आर्टिकल 21 राइट्स, लाइफ और लिबर्टी, उसकी रक्षा नहीं करी। और ये रोज़ हो रहा है, तमाम जगह हो रहा है।
बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर हम अपने आर्टिकल 19 के, जिनको सिविक राइट्स कहा जाता है, कि हिंदुस्तान में कहीं से कहीं जाने की आज़ादी, प्रदर्शन करने की आज़ादी, अपनी बात खुल के बोलने की आज़ादी, अगर इस पैमाने पर भी देखें तो कितने लोग हैं इस देश में जिनको सिर्फ बोलने पर, बोलना क्या, देखिए अभी तो मैं एक केस कर रहा था, त्रिपुरा से आया था, जिसमें कि कुछ वकील फैक्ट फाइंडिंग करने गए त्रिपुरा में, जब वहाँ पर वायलेंस हो रहा था, और उन्होंने आकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी। उनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिस्ट ऑफेंसेस का कानून है, जिसमें बेल होना बहुत मुश्किल होता है। एक जर्नलिस्ट था, उसने सिर्फ इतना ट्वीट किया, त्रिपुरा इज बर्निंग, उसके खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया। अब ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दी, लेकिन उसके बाद ये केस ऐसी बेंच में लगा दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर, जो रूल्स हैं, केसेस कहाँ लिस्ट होने चाहिए, रूल्स बने हुए हैं, उसके खिलाफ जाकर ऐसे जज के सामने लगा दिया, जिस जज का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो कोई भी सरकार के खिलाफ फैसला नहीं करती, उस जज के सामने जाकर वो केस लगा दिया। तो आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं, यानी बोलने के, मूवमेंट के, प्रोटेस्ट करने के, उन सब का भी बहुत खुलेआम हनन किया जा रहा है पूरे देश में, और हमारी न्यायपालिका बहुत कम केसेस में सक्षम रही है उनके इन हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 14 जो ये कहता है कि इस देश में हर एक इंसान बराबर है, चाहे किसी भी मज़हब का हो, चाहे किसी भी तरह, किसी भी जाति का हो। आज हम देख रहे हैं कि इस देश में खुलेआम कानून बनाए जा रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या लिख दिया कि जो कोई गैर मुस्लिम अगर रिलीजियस परसिक्यूशन से हिंदुस्तान में आया है तो उसको सरकार सिटीजनशिप के हक दे सकती है। मुसलमान को एक्सक्लूड कर दिया। आज मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है इस देश में, जैसे अपूर्वानंद जी ने बताया, आप लोग सब वाकिफ़ हैं, लेकिन लिंचिंग हो रही है, सड़कों पर लोगों को मार दिया जाता है, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है सिर्फ आरोप लगाकर। यानी कि कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी के घर को आप बुलडोज कर दें। अभी तो उनका दोष कहीं साबित नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगा दिया कि भाई ये लोग राइट्स वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे, या किसी के ऊपर थूक दिया, या इस तरह का आरोप लगाकर उनका घर बुलडोज कर दिया जाता है। और ये खुलेआम हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। और ये तो मतलब सिर्फ उनके मौलिक अधिकारों का ही नहीं, बिल्कुल कानून के राज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इसको रोकने में सक्षम नहीं हैं, नहीं कर रहे हैं ये काम जो उनको करना चाहिए। और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो कभी कह देते हैं कि भाई हम गौ रक्षा वाले हैं, वो लोग मतलब इस हद तक अत्याचार चल रहा है कि लोग, ये जो विजिलेंटी हिंदू ग्रुप्स हैं, ये लोग खुद गाय मार कर कहीं डाल देते हैं और उसमें मुसलमानों का नाम लगाकर और उस पर उनको मारते पीटते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब हो रहा है, लेकिन उसमें भी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा।
फैसले इस तरह के आ रहे हैं, जैसे अयोध्या में आ गया कि जिन लोगों ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जुर्म करके मस्जिद तोड़ी, उन्हीं लोगों को वो पूरी ज़मीन दे दी कि भाई वो लोग वहाँ मंदिर बना लें। ये कहाँ का न्याय हुआ? उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, जो ये कहता है कि भाई जो 1947 में यथास्थिति थी वही बनी रहेगी। और फिर भी ज्ञानवापी मॉस्क और दूसरे मॉस्क के लिए लोगों ने सूट फाइल कर दिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ 500 साल पहले इसके नीचे क्या था। अरे जब एक कानून बना है कि 1947 में जो यथास्थिति थी वही बनी रहेगी, फिर ये उसके नीचे 500 साल पहले क्या था देखने का क्या औचित्य है? लेकिन वो सब चलने दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा रहे। तो हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे जो स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उनको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान को ताक पर रख दिया है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका बहुत कम इसमें हमको हमारी रक्षा कर पा रही है, संविधान की रक्षा कर पा रही है। अभी हाल में अभी 3 दिन पहले एक बहुत अहम फैसला ज़रूर दिया। उससे कुछ दिन पहले एक और फैसला दिया था, ये बिल्किस बानो वाले केस में, चाहे देर से हुआ लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में अहम फैसला है, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है हमारे लोकतंत्र के बारे में, किस तरह से ये पूरा पैसे का खेल बन गया है और इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए जो गुप्त पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को दे रही हैं कि उसको गुप्त रखा जाए, इसलिए कानून बनाया गया जिससे कि घूसखोरी छिपी रहे। करीब करीब सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो दिया गया है घूस के तौर पर दिया गया, और इस घूसखोरी को छिपाने के लिए इस तरह का कानून बनाया कि पॉलिटिकल पार्टियां को कितना भी पैसा, कोई भी कंपनी चाहे शेल कंपनी क्यों ना हो, उसका कोई प्रॉफिट ना हो, फिर भी कितना भी पैसा वो दे सकते हैं और ये गुप्त रहेगा, किसी को नहीं पता लगेगा, सिर्फ सरकार को पता लग सकता है। इसलिए बनाया गया कि घूस वो छुप के ले सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। हमको तो बहुत खुशी हुई, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, जब एक के बाद एक ऐसे फैसले आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सरकार के हक में जा रहे थे, सिवाय 1-2 अपवाद ज़रूर हुए। एक, इन्होंने जब ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का चयन सरकार सिर्फ नहीं कर सकती और उसमें चीफ जस्टिस भी होना चाहिए चयन समिति में, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद इसको पलटने के लिए सरकार ने एक नया कानून बना दिया कि उसमें चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री को लगा दिया। और उसको जब हमने चुनौती दी और उस पर स्टे मांगा कि भाई आप, ये तो बिल्कुल एक्स फेसाई कानून जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आपका जजमेंट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का चयन अगर सरकार के हाथ में रहेगा तो हमारा जो चुनावी लोकतंत्र है वो चरमरा जाएगा।
और आपने कानून ये बना दिया कि फिर से इलेक्शन कमीशन का चयन सरकार के हाथ में ले लिया। तो ये तो क्लियरली जो संवैधानिक खंडपीठ ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसको कम से कम जल्दी से स्टे कर दीजिए। एक और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होने वाला है और सरकार खुद कर देगी। जैसे पिछली बार जब हमारे केस की सुनवाई चल रही थी, मेन केस की, इलेक्शन कमीशन का चयन स्वतंत्र समिति द्वारा होना चाहिए, तो उसके बीच में हमने बोला कि भाई एक पोस्ट खाली है, आप ये कह दीजिए कि इसका चयन सरकार अपने आप से नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, हम सुनवाई कर रहे हैं। जिस दिन मैंने ये बात बोली वो थर्सडे था, अगले दिन या सैटरडे को फाइल मूव करी जाती है और उसी दिन सैटरडे को ही वो फाइल पर एक आदमी का चयन कर दिया जाता है, बिल्कुल सरकारी आदमी, और उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है और उसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया जाता है एक ही दिन में, इसलिए कि जिससे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक ना लगा दे। अब ये सब देखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नया कानून बना है इसको स्टे नहीं किया और आगे की डेट लगा दी है, काफ़ी आगे की, अप्रैल की। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसके बारे में आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि आजकल बहुत बड़ी शंका हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मैनिपुलेट हो रही हैं और हो सकती हैं, और इसलिए बहुत बड़ी ये डिमांड आ रही है, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है। सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने डिमांड करा है कि भाई अब वोट जो है ईवीएम के ज़रिए ना हो और या तो पेपर बैलेट के ज़रिए हो, या कम से कम जो वीवीपैट की जो पर्ची होती है लोगों के हाथ में दे दी जाए, जिससे कि वो बैलेट बॉक्स में डाल दें और उसकी काउंटिंग करी जाए। क्योंकि हमने इसका काफ़ी अध्ययन किया, हम लोगों की पिटिशन भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, उस पर बस डेट पर डेट पड़ती जा रही है। अब उन्होंने डेट 20 मार्च की लगा दी है, यानी कि चुनाव के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं हम लोग। लेकिन उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया है कि भाई उस पर रोक, जबकि करीब करीब सारे देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस हुई सब अब हटा दी गई हैं, पेपर बैलेट पर वापस चले गए, हाल में बांग्लादेश में भी वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। तो खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट आया है ये बहुत अहम जजमेंट है, बहुत बढ़िया जजमेंट है। इसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो लिमिट हटाई गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो डोनेशन दे सकती हैं, पहले जो लिमिट थी कि 7.5 अपने प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो लिमिट हटा दी गई थी। वो जो लिमिट हटाई गई थी उसको भी रद्द कर दिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली हैं कि इस देश में चुनाव जो है पैसे का खेल हो गया है। तो ये भी एक, मैं इसको एक अपवाद मानता हूँ, लेकिन हर बार हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाई देखिए अब तो हम होप करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुधर जाएगा, जुडिशरी सुधर जाएगी, क्योंकि हाल में हमको ये दिख रहा था कि भाई न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो चरमरा गई है, कहीं ना कहीं चरमरा गई है, और सरकार के इशारों पर ही ये भी काम करने लगी है। लेकिन ये फ़ैसला एक उम्मीद की किरण है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई अच्छा फ़ैसला आता है जनता के हक़ में तो उसका हमको पुरजोर स्वागत करना चाहिए। जब कोई गलत फ़ैसला आता है तो उसका हमको विरोध ही नहीं, उसकी आलोचना भी करनी चाहिए, जो हमारा अधिकार है। और तभी जो अच्छे जजेस हैं, ईमानदार, इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, उन लोगों को बल मिलता है, और जो
जज लोग जो कमज़ोर हो चुके हैं या जो सरकार की गोदी में बैठ गए हैं, उन लोगों का, उनकी हिम्मत टूटती है जब आलोचना होती है तो उनके गलत फैसलों की। तो अब सवाल ये है कि देखिए, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। समस्या तो हमको समझ में आ रही है। न्यायिक व्यवस्था की पहली समस्या ये है कि भाई आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता बगैर वकील के। उसके लिए एक ग्राम न्यायालय का कानून बनाया गया। बहुत साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए वो कानून बने हुए, अभी तक उसका अमल नहीं किया गया। ग्राम न्यायालय बननी थी, कम से कम 6000 ग्राम न्यायालय इस देश में बननी थी, सब तहसील लेवल पर। यानी कि अभी तहसील के लेवल पर सिविल कोर्ट्स होते हैं, उससे नीचे लेवल पर ग्राम न्यायालय बनने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं बनाए गए। उन ग्राम न्यायालयों में वकील रखना या वकील करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि ग्राम न्यायालय कोई भी प्रोसीजर अख्तियार कर सकता है जो जस्टिस को प्रमोट करे। यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ उम्मीद थी, और उसमें साधारण केसेस वहाँ जाएंगे, कि उम्मीद थी कि वहाँ पर लोगों को वकील करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसको अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। उस पर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर रखी है, उस पर भी अनफॉर्चुनेटली तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। दूसरा, तो उसका सल्यूशन यही है जो पहली प्रॉब्लम मैंने बताई कि भाई आम आदमी तो न्यायपालिका में प्रवेश ही नहीं कर पाता, कम से कम ग्राम न्यायालय अगर बने तो ऑर्डिनरी केसेस में तो प्रवेश कर पाएगा न्यायालय में। दूसरा, जो डिले होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बार बार लॉ कमीशन ये सिफारिश कर चुकी है कि भाई इस देश में न्यायपालिका बढ़ानी चाहिए, कई गुनी होनी चाहिए जितनी अभी हैं। अभी तो ये प्रॉब्लम है कि जितनी न्यायपालिका बनी है, जितने न्यायालय बने हैं, उसमें भी करीब करीब 40% वैकेंसी हैं। यानी कि जजों की पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हैं, या 30% से ज़्यादा, उनको भी भरा नहीं गया है। उसकी बात तो छोड़िए, जो लॉ कमीशन बार बार कह चुका है, कम से कम 4 बार कह चुका है कि हमको हिंदुस्तान में हमारे न्यायालय बहुत कम हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, कम से कम दुगने तिगने न्यायालय बनाने की ज़रूरत है, वो भी नहीं किया जा रहा। तीसरा, जज लोग जो अपॉइंट हो रहे हैं, मैंने तो बहुत गौर से सब सारा सिस्टम देख लिया है। लोअर कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट या तो हाई कोर्ट कंट्रोल करता है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्रोल करता है। दोनों ही जगह खूब धांधली है। एक आदमी, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम करता है। लेकिन आज तो हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम अगर मुसलमानों के नाम रेकमेंड कर देता है तो उनका अपॉइंटमेंट तो ये सरकार होने ही नहीं देती, उस रेकमेंडेशन पर बैठी रहती है और कहती है कि नहीं जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोलिजियम की अगर रिकमेंडेशन पर सरकार की कोई आपत्ति हो तो एक बार वो नाम वापस भेज सकती है। उसके बाद कोलिजियम अगर यूनानिमसली ये बोले कि नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इसी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा, ये कह चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि सालों साल तक जो कई बार इंडिपेंडेंट जजों के या माइनॉरिटी कम्युनिटी के जजों के जो रिकमेंडेशन कोलिजियम करता है, उसका सरकार कुछ करती ही नहीं है। ना तो उस पर नोटिफिकेशन इशू करती है, ना वापस जवाब देती है, ना कोई आपत्ति उठाती है, पर नोटिफिकेशन नहीं इशू करती, तो उनका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाता। तो हमने वैसे ये देखा कि देखिए, दोनों सिस्टम जो हैं, कोलिजियम वाला सिस्टम
जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट होते हैं, और दूसरा जो हाई कोर्ट के द्वारा जो लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लोअर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होते हैं, दोनों ही सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और इसमें बहुत आर्बिट्ररी तरीके से अपॉइंटमेंट्स करे जा रहे हैं। कई बार तो भ्रष्टाचार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस मिलकर नॉमिनेट करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक्स ऑफिशियो बॉडी होती है कि 3 सिटिंग जजेस आपने रख दिए, कानून मंत्री रख दिया, इन लोगों के पास तो समय ही नहीं होता ठीक से चयन करने का। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हम देखें तो हर साल 100 जजेस से ज़्यादा अपॉइंट होते हैं या होने चाहिए, और 100 जजेस को अपॉइंट करने के लिए आपको कम से कम 1000 लोगों का पूरा रिकॉर्ड का अध्ययन करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन सबसे फिट आदमी है या कौन 100 लोग सबसे फिट हैं इन अपॉइंटमेंट्स के लिए। उसमें समय लगता है, इन लोगों के पास कोई समय तो होता नहीं। तो इसलिए हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि भाई एक फुल टाइम लेकिन इंडिपेंडेंट, सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट चयन समिति होनी चाहिए, जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना चाहिए। लोअर जुडिशरी के लिए अलग हो और हायर जुडिशरी के लिए अलग हो। हायर जुडिशरी के लिए तो एक हो और लोअर जुडिशरी के लिए स्टेट बाय स्टेट भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या इनके हाथ में नहीं छोड़ सकते। ये तो सरकारी बॉडी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और हाई कोर्ट के हाथ में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हाई कोर्ट जजों के। एक आदमी आया, मैं आपको एक किस्सा सुना दूं, मेरे पास कई साल पहले, कि मैं हर बार वो हायर जुडिशल सर्विस वकील था, हायर जुडिशल सर्विस में एक इम्तहान होता है, वो देता था। कहता था मैं 4 इम्तहान में टॉप कर चुका हूँ, लेकिन मुझे हर बार इंटरव्यू में फ़ेल कर देते हैं। और उसने एक किस्सा मुझे सुनाया जो मुझे बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि उन चीफ जस्टिस के बारे में मैं काफ़ी जानता हूँ। उस कहता है मैंने पंजाब एंड हरियाणा के हायर जुडिशल सर्विस का इम्तहान दिया, और मैंने इम्तहान होने से पहले मुझे वहाँ के मौजूदा चीफ जस्टिस ने बुलाया और पूछा कि भाई तेरी तैयारी कैसी है। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी है, मैंने चारों पेपर की तैयारी कर ली है। कहते हैं अबे वो तैयारी नहीं, ये तैयारी कैसी है। एग्जैक्टली इन शब्दों में। मैं जानता था, मैं उन जज को जानता हूँ, वो इसी तरह से बोलते थे। उसको जानते भी थे क्योंकि दिल्ली से ही गए थे, पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस बन गए थे और वो दिल्ली का ही था लड़का। तो कहते हैं 1 देगा? उसने बोला 1 लाख? बोला अबे 1 लाख में तो चपरासी भी नहीं होता, तू तो डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा। कई साल पहले की बात थी। उसने बोला 1 करोड़ तो मैं अपना सब संपत्ति बेच दूँ तब भी नहीं दे पाऊँगा। कहता अच्छा जा। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने रिटन एग्ज़ाम में टॉप किया और इंटरव्यू में यही साहब बैठे थे, यही चीफ जस्टिस, और उससे पूछा कि अच्छा ये बता इंडिया गेट कहाँ है। यानी ये सवाल पूछा कि ये बता इंडिया गेट कहाँ है। कहता है मेरा तो मन हुआ कहने का कि अच्छा अगर मैं ये कह दूँ कि इंडिया गेट दिल्ली में है तो क्या आप मुझे पास कर देंगे? और उसको 0 दे दिया इंटरव्यू में। तो ये तो हालत है हमारे जुडिशल सिलेक्शन की। और जैसे मैंने बोला कि आज की मौजूदा सरकार तो जब कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड या माइनॉरिटी कम्युनिटी के जजों का रिकमेंडेशन होता है उसको भी अमल नहीं कर रही, उनका भी अपॉइंटमेंट होने नहीं दे रही। तो हम लोगों को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट फुल टाइम अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना है, और उसके बाद सरकार के पास दायित्व नहीं होना चाहिए कि वो नोटिफिकेशन इशू करें कि ना करें। जिनका सिलेक्शन वो करें, वो उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। फिर रही बात भ्रष्टाचार की, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी बहुत हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कई बार स्टडी करा है कि हिंदुस्तान में किन इंस्टीट्यूशंस में कितना भ्रष्टाचार है, और जुडिशरी करीब करीब टॉप पर आता है।
कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पुलिस के बाद शायद यही है। तो उसका क्या किया जाए? उसकी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जो लोअर जुडिशरी है उसकी तो जवाबदेही हाई कोर्ट्स के हाथ में है, लेकिन हाई कोर्ट्स की जो जवाबदेही है वो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है, और इम्पीचमेंट इतना मुश्किल प्रोसेस है कि वो इम्पीचमेंट प्रैक्टिकल है ही नहीं। इम्पीचमेंट के लिए 100 MPs के पहले आप दस्तखत कराइए इम्पीचमेंट मोशन पर, वही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर MPs जो हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस उन्हीं न्यायालयों में लंबित होते हैं। उनको डर लगता है कि भाई हमने दस्तखत किया तो ये लोग हमारे खिलाफ फैसला कर देंगे। उसके बाद जब 100 लोगों के दस्तखत हो गए तो फिर आप वो इम्पीचमेंट मोशन को लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा यानी वाइस प्रेसिडेंट एडमिट करे। अब ये जो पहले एक चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, जिनके खिलाफ 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, और बोला था कि भाई ये अपने मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हुए हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरा हो गया है। उन जज का इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ, राज्यसभा में मूव हुआ, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे भाजपा के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उस रिजेक्शन को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उन्हीं चीफ जस्टिस ने बेंच बना दी जो उस चैलेंज को सुने, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया, उस पिटिशन को। तो इसलिए इम्पीचमेंट बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस है। हम लोग बहुत सालों से कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा जवाबदेही का आयोग बनाइए जो अगेन एक फुल टाइम बॉडी हो और सरकार से और न्यायपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र हो, और उसके पास ये पावर हो कि वो कोई भी किसी भी जज के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा सके, और उसको लोग कंप्लेंट भेजेंगे, उसको अगर लगता है कि उस कंप्लेंट में कुछ दम है और कुछ इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है तो वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकें, उसके बाद उस जज का ट्रायल होल्ड करवा सकें, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकें। या तो सरकार के पास तो इसका बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। इम्पीचमेंट में तो देखिए, जब वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर अलाउ भी कर दे, जैसे वी रामास्वामी के केस में, और उसके बाद 3 जजों का एक कमेटी बनती है जो उस जज का पूरा ट्रायल करती है, और फिर अगर वो ये मानती है कि इस जज ने कोई बहुत बड़ी बेईमानी करी है तो मामला फिर से पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से वोट होनी होती है। वी रामास्वामी के केस में यूनानिमस वोट भी हो गई उनके खिलाफ, 3 जजों की कमेटी ने उनको दोषी करार दिया, उसके बाद पार्लियामेंट में गया, लोकसभा में यूनानिमस वोट हो गई उनके खिलाफ, लेकिन उस समय क्योंकि कांग्रेस पार्टी पावर में थी उन्होंने एब्सटेन कर दिया वोट से, तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी लोकसभा की उससे वोट नहीं हो पाई, और उसकी वजह से वो इम्पीचमेंट मोशन कोलैप्स हो गया। तो इसलिए हमको ये ज़रूरत है कि एक ये सिस्टम ख़त्म हो इम्पीचमेंट का, और एक इंडिपेंडेंट जवाबदेही का आयोग बने जिसके पास पूरी पावर हो। आखिरी जो प्रॉब्लम है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की है, और स्वतंत्रता चरमराने के कई कारण हैं। पहला तो कारण ये है, जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग तानाशाह सरकार होती है जैसे आज की मौजूदा सरकार है, तो कई जजेस जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला नहीं होता, चाहे ईमानदार फिर भी हों, वो उसके सामने घबरा जाते हैं, ऐसी तानाशाह सरकार के सामने घबरा जाते हैं, और उस सरकार के खिलाफ कोई फैसला देने में डरने लगते हैं, और ये आज हो रहा है। दूसरा कारण ये है, जो रिटायरमेंट के बाद नौकरियां दी जाती हैं, जिसका जिक्र जज साहब ने किया था,
कि भाई किसी को राज्यसभा भेज दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेज दिया। इसके लालच में भी बहुत सारे लोगों की स्वतंत्रता चरमरा जाती है, कई जजों की। तीसरा कारण ये है कि भाई इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दिया जा रहा। जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, ये मौजूदा सरकार उनका चयन ही नहीं, अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रही, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। और चौथा कारण बहुत ही भयानक है। ये सरकार ने तरीका अख्तियार किया है कि हर जज के ऊपर सारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, आईटी, सबका इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अगर मिल जाए तो निकाल लो और उससे फिर उनको प्रभावित करो। और कई बार किसी ना किसी जज के खिलाफ या उनके बच्चों के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल जाता है और उससे प्रभावित करते हैं, और इस वजह से भी वो लोग नहीं करते। और अगर उसमें चीफ जस्टिस आपके गिरफ्त में आ जाए तब तो समझ लीजिए आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा काम ये होता है, ये तय करता है कि कौन सा केस किस जज के सामने लगे। तो वो तय कर सकता है। वही बात 4 सीनियर जजेस ने बोली थी कि भाई उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस इस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत होएगी कि भाई पहली बात तो ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सरकार के हाथ में नहीं होने चाहिए, जजों के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। अपॉइंटमेंट्स वगैरह में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आयोग बने और जो भी वो रेकमेंड करे उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये सब हमको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि रिफॉर्म्स करेगा कौन? सरकार तो नहीं चाहती कि न्यायपालिका सुधरे, क्योंकि उसको तो सूट कर रहा है कि एक चरमराई हुई न्यायपालिका उसको जवाबदेह नहीं ठहराएगी, उसके अत्याचार से लोगों को नहीं प्रोटेक्ट करेगी। लोकतंत्र का अगर वो गला घोंटना चाहते हैं तो वो सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं होएगी। इस वजह से सरकार कोई इसमें रिफॉर्म नहीं चाहती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज की न्यायपालिका भी जो है वो भी कोई इसमें रिफॉर्म नहीं चाहती, क्योंकि उन लोगों को एक असल में जो रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन का जो धंधा चल गया है इसमें, और ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है, तो बहुत सारे लोगों को जिनके पास खूब पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो फिर आर्बिट्रेशन में चली जाती हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस को आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको कोई पद नहीं भी मिला है वो आर्बिट्रेशन में लगे हुए हैं। उनमें से कई ईमानदार ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि लोगों को, उन जजों को भी लगने लगता है कि भाई ठीक ही तो है, न्यायपालिका ठीक ही चल रही है, कोई उनको जो आम आदमी का दर्द है वो महसूस नहीं होता। उसमें खूब पैसे मिल रहे हैं उनको। कई जजों को तो इतने 2 लाख रुपए रोज़ हर केस में उनको मिलता है आर्बिट्रेशन फीस। तो इस वजह से वो भी नहीं कोई रिफॉर्म्स करना चाहते। तो इसलिए मुझे ये लगता है, मेरा मानना है कि जब तक कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं खड़ा होता न्यायपालिका में सुधार के लिए, तब तक इनके ऊपर, ना तो सरकार के ऊपर ना न्यायालय के ऊपर कोई ऐसा ज़ोर पड़ेगा जिससे कि ये रिफॉर्म्स हो पाएंगे। और इसलिए जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा और जनता को ही इसके लिए एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। देखिए आज की जो मौजूदा हालत है, लोग डरने लगे हैं, बाहर निकलने से डरने लगे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आज जनता फिर से खड़ी हो। इस देश में कई ऐसे मौके आए हैं जब जनता खड़ी हुई और उससे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल बदलाव हुए। जेपी के मूवमेंट में ऐसा हुआ, उसके बाद फिर ये एंटी करप्शन मूवमेंट में ऐसा हुआ। आज भी उसकी ज़रूरत है कि लोग सड़क पर आएं, संगठित हों और बड़े बड़े मूवमेंट्स कई मुद्दों पर खड़े हो सकते हैं। एक न्यायिक सुधार का एक मुद्दा मैंने बताया, एक मुद्दा है ये
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, एक मुद्दा है ये सांप्रदायिकता का, एक मुद्दा है ये इसका एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश में खड़ा किया जा सकता है जिसका पॉलिटिकल असर होगा, लेकिन उसके लिए लोगों को संगठित होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये जो डर जो लोगों के मन में आ गया है कि भाई हम सड़कों पर आएंगे तो ये तो तानाशाह सरकार है, हमको जेल में डाल देगी, ये डर अपने मन से निकालना होगा। जैसे किसानों ने ये डर अपने मन से निकाल दिया है और वो सड़कों पर आ गए हैं, उसी तरह से लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।